नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड के। अबेकस का स्मॉल कैप फंड क्या स्ट्रैटेजीज फंड की रहती है, क्या होराइजन आप लेकर चल सकते हैं अगर स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर लेते हैं, तो फंड हाउस की अप्रोच क्या रहती है इस पर्टिकुलर फंड को लेकर, तमाम डिटेल समझेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये समय बाजार में स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाने का है या फिर रुकने का समय है या फिर एक्सपोजर कम ज़्यादा, क्या एग्जैक्टली आपकी रणनीति होनी चाहिए स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिस्टर संजय दोशी, जो कि हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट हैं अबेकस म्यूचुअल फंड से। संजय नमस्कार, स्वागत है आपका। और काफ़ी सवाल आपको मिलते होंगे अपने क्लाइंट्स की तरफ से पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन को लेकर। पिछले एक साल में हमने देखा है झुकाव लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा रहा है। जब लगने लगा कि शायद अब मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ऑलरेडी पॉकेट्स काफ़ी करेक्ट हो चुकी हैं, तब एक नया डर हमारे सर पर है, वो है यूएस ईरान से जो टेंशन्स अब इमर्ज हुई हैं। तो वापस से एक डर है, एक एप्रीहेंशन है कि अभी क्या इन छोटे मझोले पॉकेट से दूर रहना चाहिए या फिर नहीं, उसको तो आपसे समझेंगे ही, लेकिन पहले आप करंट मार्केट सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? थैंक यू दीपाली फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड आपने सही क्वेश्चन पूछा। आज सभी के दिमाग में यही मेन क्वेश्चन है कि इस करंट सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। बट सिर्फ ये 5 दिन को ना मद्दे रखते हुए, बट थोड़ा सा और पीछे हम अगर चले जाएंगे तो हमने देखा है कि लास्ट 6 से 9 महीने में इंडियन इकोनॉमी में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो गवर्नमेंट ने जो एफर्ट किए थे इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स रेट्स, इनकम टैक्स कट जो किए थे, जो जीएसटी रैशनलाइजेशन किया था, उससे करीबन 2 लाख करोड़ की सेविंग्स हुई है फॉर एंड कंज्यूमर्स। अगर हमने आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो 125 बिप्स का रेट कट किया है उन्होंने, लिक्विडिटी इंप्रूव की है करीबन 10 लाख करोड़ से। और ये सभी का फायदा हमने देखा है कि ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड काफी इंप्रूव हुई है। तो हम माइक्रो डेटा अगर कोई भी देखे, जैसे ऑटो सेल्स हो, सीमेंट, स्टील हो, क्रेडिट ग्रोथ वापस आया है करीबन 15-16%, पावर डिमांड, जीएसटी नंबर्स, सभी में हमने हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखा है। और इसी का फायदा हमने अर्निंग्स में भी देखा है, जो करीबन 2-3% अर्निंग्स ग्रोथ आ चुकी थी, आज लास्ट क्वार्टर में वो 9-10% है और मिड एंड स्मॉल कैप में करीबन 15 से 25% ग्रोथ आ चुकी है। उस 15 महीने में हमने मार्केट में कंसोलिडेशन भी देखा है। जैसे आपने कहा कि लार्ज कैप की तरफ टिल था, बट स्मॉल कैप में काफी डिसेंट करेक्शन हुआ है। तो एनएससी स्मॉल कैप करीबन 15% 16% गिरा है और लार्ज कैप से करीबन 14-15% अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट जब हम उसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत स्टॉक्स है जो 40-50% से ज्यादा गिर चुके हैं, करीबन 50% ऑफ स्मॉल कैप में बड़ा गिरावट आया है। तो ये सब फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना है। और जब हम इन्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम करीबन नेक्स्ट 2-3 साल का व्यू मिनिमम ले या उससे थोड़ा ज्यादा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये मानना है कि नियर टर्म वोलेटिलिटी रहेगी। जो तेल के भाव बढ़े हैं करीबन 5-6 दिन में करीबन 15% बढ़े हैं। और अगर हम उसको इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो करीबन 1.2% ऑफ जीडीपी है। और इस तेल के भाव की बढ़ोतरी की वजह से और करेंसी की वजह से ये करीबन 0.5% बढ़ सकता है। बट उसके लिए ये नंबर काफी हाई रहना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारा ये मानना है कि करीबन 2-3 हफ्ते में हमें ये सिचुएशन डीएस्केलेट हो सकती है। तो मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारा मानना है कि बहुत लंबा समय नहीं चलना चाहिए। कुछ क्लैरिटी मिलने पे डेफिनेटली वी विल बी बैक ऑन ट्रैक फॉर जो अर्निंग्स ग्रोथ और जो मैक्रो इकोनॉमिक रिकवरी हमने इंडिया में देखी है। प्लस फॉरेनर्स और इन्वेस्टर्स की ओवरऑल होल्डिंग भी काफी कम हो चुकी है इंडियन मार्केट्स में। तो ये सभी का फायदा दिखेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, हम यही सलाह देते हैं कि अगर आपका व्यू 3 साल है या उससे थोड़ा ज्यादा है तो आज के दिन में आपको स्मॉल कैप डेफिनेटली एक सही अपॉर्चुनिटी देगा टू बेनिफिट फ्रॉम बेटर ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। ओके, आप रिसेंटली अबेकस स्मॉल कैप फंड को लेकर आए हैं, तो मैं इसकी टाइमिंग पर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि करंट सिनेरियो में जो भी मार्केट का माहौल है, जो भी सिचुएशन हम स्मॉल कैप स्टॉक्स में देख रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन जिस तरीके का देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सही समय है स्मॉल कैप फंड लाने का?
या फिर स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर लेने का? हालांकि आपने कहा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होना चाहिए, बट हमने देखा पिछले 1 साल में इंक्लिनेशन जो रहा फंड हाउसेस का वो लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा रहा। स्मॉल कैप्स में सबने अपना एक्सपोजर ट्रिम किया, रखा ज़रूर, लेकिन उस एक्सपोजर को ट्रिम किया। तो अभी आपकी फंड लाने की टाइमिंग आपने क्यों चुना इस समय इस फंड को लाने का? एकदम सही कहा आपने कि लास्ट 15 महीने में हमने देखा होगा कि लोगों ने लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा टिल्ट किया है, और हमने इस स्पेस में, जैसे मैंने कहा, कि करीबन 15-16% का करेक्शन आ गया है। अगर हम सितंबर 2024 से स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें, करीबन 15-16% का मिनिमम करेक्शन आ चुका है द इंडेक्स लेवल। और जैसे मैंने कहा कि कंपनी लेवल पे देयर आर कंपनीज विच आर डाउन बाय 40-50% फ्रॉम द पीक, तो काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है इन स्टॉक्स में। बट उसके साथ साथ जो हम पहला पॉइंट पे आ रहे थे कि ग्रोथ रिकवरी भी क्लियरली विजिबल है। तो जो अर्निंग्स ग्रोथ हमने 2-3% पे आ गई थी निफ्टी ग्रोथ, और मिड एंड स्मॉल कैप की सिंगल डिजिट में थी, आज हमने लास्ट क्वार्टर में देखा है कि वो नंबर करीबन 9-10% लार्ज कैप में आ चुका है और करीबन 15 से 20% मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहा है। तो पुटिंग दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, जब हमने देखा कि फ्रॉम अ इकोनॉमिक रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर मोर क्लियर साइंस, तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो हम 12 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ देख पाएंगे नेक्स्ट 2-3 साल के लिए। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो करेक्शन हमने स्मॉल कैप में देखा, तो जब हम आज इन्वेस्टर को सलाह देते हैं तो हम करीबन नेक्स्ट 2-3 साल का व्यू लेके सलाह देने की कोशिश करते हैं। और ये जो स्पेस है स्मॉल कैप, जैसे हम मानते हैं 251 से लेके जो आगे के जो स्टॉक्स है विद इन मार्केट, उसे स्मॉल कैप कहते हैं। तो इस स्पेस में जो ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन का जो बैलेंस है वो आज काफी फेवरेबल हो चुका है। जो हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशन काफी इंप्रूवमेंट में देखा है। तो जो हम प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ की नंबर की बात करते हैं, जो पेग रेशियो कहते हैं, वो स्मॉल कैप में 1 के करीब आ चुका है। मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल आ चुका है। जबकि मिड और लार्ज कैप में ये नंबर काफी ऊपर है। तो लार्ज कैप करीबन 1.25 और मिड कैप 1.35 के पेग पे है। तो फ्रॉम दोस कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल नंबर्स, इकोनॉमिक रिकवरी और जो करेक्शन इस स्पेस में देखा है, तो हमारी कोशिश यही है कि एज अ फंड हाउस हम इन्वेस्टर्स को ऐसे प्रोडक्ट लाए जो उनके लिए 3-4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होने चाहिए फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ओके ओके, तो इनफैक्ट अबेकस का जो स्मॉल कैप फंड है, अपने व्यूअर्स को बता दें, ये एनएफओ है, ऑलरेडी ओपन है। 26 फरवरी से ये ओपन हुआ है और 12 मार्च को ये क्लोज होगा। और क्यों इस फंड को ये लेकर आए हैं इस समय, वो संजय ने यहाँ पर बताया, जो कि फंड मैनेजर भी हैं इस फंड के। लेकिन संजय, मार्केट में काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड्स मौजूद हैं, वाई अबेकस स्मॉल कैप फंड, प्लस क्या इन्वेस्टमेंट राशनाले आपका रहेगा इस फंड के थ्रू? आपने सही कहा, इंडस्ट्री में काफ़ी स्मॉल कैप फंड है, और हमने देखा है कि निवेशकों ने काफ़ी लंबे समय से स्मॉल कैप में जो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका बेनिफिट उन्हें मिला है। तो अगर आप स्मॉल कैप रिटर्न की बात करें तो करीबन निफ्टी से वो 5 से 6% कंपाउंडिंग बेसिस में लंबे समय के लिए बेटर रिटर्न दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री हैज डन वेल एंड इन्वेस्टर हैज आल्सो बेनिफिटेड। इस सिनारियो में हम स्मॉल कैप, अबेकस स्मॉल कैप जब फंड लेके आ रहे हैं, तो हमारा यूएसपी हम मानते हैं कि 2-3 की एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो हम डेप्थ ऑफ रिसर्च और जो हमारी टीम है, उसका जो बेनिफिट है, स्पेशली विद इन द स्मॉल कैप स्पेस, दैट कुड बी अ वेरी बिग एडवांटेज। तो विद इन इन्वेस्टमेंट हमारे 25 मेंबर की टीम है, करीबन 10 से 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस इंडिविजुअल टीम मेंबर का है। जैसे मैंने 20 साल इंडस्ट्री में बिताए हैं। हम डे इन एंड डे आउट काफ़ी सेक्टर्स और कंपनीज से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें अक्रॉस साइकिल इवैल्यूएट करते हैं। तो ये जो एडवांटेज हम लेके आते हैं, जो हमारा कनेक्ट है, जो टीम का जो रिसर्च का स्ट्रेंथ है, दैट विल बी अ वन बिग एडवांटेज। सेकेंड, डेफिनेटली जो हमारी अबेकस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है और जो हमारा यूनिक मीट्स फ्रेमवर्क है, जिससे हम स्टॉक सिलेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसका एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो विद इन द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, we are very clear that Abacus should be front runners in identifying new sectors, new stocks. हम वहाँ कोशिश करते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने आज पूरी डिटेल में काम ना किया हो और उस स्टॉक्स पे रिसर्च ना हो, तो जहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है,
प्लस वी आर हैप्पी टू बी कॉन्ट्रेरियंस, हम अक्रॉस साइकिल स्टॉक्स देखते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी में नए नए सेक्टर्स आएंगे, लास्ट 3-4 साल में हमने देखा ईएमएस एक बड़ा सेक्टर बना, वैसे ही अभी काफ़ी गवर्नमेंट का फोकस है फॉर सेल्फ रिलायंस इन सेमीकंडक्टर, in efforts being made on Gen AI. So all those areas जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, इवॉल्व हो रहा है, वहाँ पे भी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है और हमारा जो मीट्स फ्रेमवर्क है, उसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा इन्वेस्टर्स को। और तीसरा जो रिस्क फ्रेमवर्क हम लेके आए हैं, जो भी अप्रिशिएट के स्मॉल कैप में इनहेरेंट वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, उतार चढ़ाव ज्यादा देखते हैं इन्वेस्टर्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए, कंसंट्रेशन रिस्क को ध्यान में रखते हुए और लिक्विडिटी रिस्क को ध्यान में रखते हुए हमने फंड में कुछ इंटरनल गार्ड रेल्स रखे हैं, ताकि पर्सनल बायसेस और कंसंट्रेशन कम हो, फंड की लिक्विडिटी मेंटेन रहे एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स को जो बेटर ग्रोथ प्रोफाइल है इस स्पेस का, उसका एडवांटेज मिले। ओके अच्छा, फिर अब आपने जो एक्सपोजर लिया है इस फंड के थ्रू, वो कहाँ कहाँ आप एक्सपोजर लेंगे, क्या प्लानिंग है, अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें? श्योर, स्मॉल कैप एक बॉटम अप स्पेस है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा मायने रखता है सेक्टर्स का भी, बट जब हम इवेल्युएट करते हैं ईच एंड एवरी आइडिया, उसको एक अपने नजरिए से देखना पड़ता है, हर कंपनी का अपना मायने है। बट एक कॉन्टेक्चुअल आइडिया देने के लिए हम कुछ बकेट्स देखते हैं विद इन द मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो फर्स्ट बड़ा सेगमेंट जो हमें लग रहा है वो है हाई ग्रोथ और सनराइज सेक्टर्स। जैसे मैंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी इम्प्रूव हुई है इंडिया में, और इसमें भी काफ़ी और अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है नेक्स्ट 8-10 साल के लिए। सिमिलरली सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, CDMO अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवल, लीजर ट्रैवल, ये काफ़ी सेगमेंट्स है जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी वी विल सी 15 to 20% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ। तो ये जो हाई ग्रोथ सेक्टर है वो एक बड़ा चंक होगा पोर्टफोलियो का। दूसरा, अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की बात करें, काफ़ी FTAs इंडिया ने साइन किए हैं विद मेजर इकोनॉमीज लाइक UK, EU, इवन न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट, US के साथ हमारी चर्चा हो रही है फॉर द ट्रेड डील, और कुछ महीनों में शायद उस पर भी हमें और क्लैरिटी मिले। तो काफ़ी नीश इंजीनियरिंग कंपनीज, ऑटो कंपनीज, एरोस्पेस के वैल्यू चेन, केमिकल्स, ये सभी में हमें बड़ा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, खास करके जब आपके दूसरे मुल्क के साथ एक लंबा बिजनेस पार्टनरशिप का ध्येय हो। तो ये हम देखेंगे। उसमें सिमिलरली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, गारमेंटिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, ये दूसरा बकेट होगा हमारे पोर्टफोलियो में। तीसरा होगा कंपनीज जिसके वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है आज के दिन में एज कम्पेयर टू द हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स और मार्केट एवरेजेस, और वहाँ पे अब ग्रोथ रिवाइवल भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। कुछ एरियाज जैसे हम हाईलाइट करना चाहेंगे, अर्बन कंस्ट्रक्शन कुड बी वन इम्पॉर्टेंट एरिया, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, पोर्ट डेवलपमेंट कुड बी अनदर। सो ये तीसरा बकेट होगा जहाँ पे वैल्यूएशंस आर वेरी कंफर्टेबल और ग्रोथ रिवाइवल भी हमें क्लियर कट दिख रहा है। और फोर्थ सेगमेंट हम मानते हैं एक स्पेशल सिचुएशन काइंड ऑफ फ्रेमवर्क हो सकता है, जहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी के पर्टिकुलर नुआंसेस होते हैं। कुछ कंपनीज में बिजनेस स्प्लिट या डीमर्जर के थ्रू वैल्यू अनलॉक होती है, कहीं पे हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज में वैल्यू अनलॉक होती है। तो ऐसे स्पेशल सिचुएशन, मिड साइकिल रिवाइवल प्लेस, वो एक बकेट होगा। तो करीबन 4 एक बकेट हम सोच रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जिसका बेनिफिट ऑन अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट बेसिस पे इन्वेस्टर्स को दिख सकता है। ओके तो यहाँ पर क्लियरली जैसे बताया संजय ने, सनराइज सेक्टर्स, एक्सपोर्ट बेनिफिशरीज, वैल्यू प्ले जहाँ रहेगी ग्रोथ रिवाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ स्पेशल सिचुएशन वाले स्टॉक्स में भी एक्सपोजर रहेगा। ये कुछ की एरियाज रहेंगे एक्सपोजर के। इंटरेस्टिंग है ये एक्सपोर्ट बेनिफिशरीज, जैसे यहाँ पर संजय ने एक्सप्लेन किया, इस पर थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। स्पेशली यहाँ पर मुझे जो जेम्स एंड ज्वेलरी है या फिर एग्री और फूड प्रोसेसिंग है, ये पॉकेट्स इंटरेस्टिंग लग रही है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन क्विकली यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए फायदेमंद फंड्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स। हम बात कर रहे हैं आज अबेकस स्मॉल कैप फंड की, जो एक NFO है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 26 फरवरी से NFO ओपन है, 12 मार्च को क्लोज होगा। और इसी फंड की डिटेल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एरियाज क्या रहेंगे एक्सपोजर के, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी फंड हाउस की,
इसी पर हम बातचीत करें। संजय दोषी हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा संजय, ब्रेक में जाने से पहले आपने 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स बताए जहां पर एक्सपोजर रहेगा इस फंड का। अच्छा, मैं एक्सपोर्ट बेनिफिशरीज की बात करना यहाँ पर चाहूंगी। आपने 3-4 सेगमेंट्स का जिक्र किया एक्सपोर्ट बेनिफिशरीज में, जिसमें नेशी इंजीनियरिंग कंपनीज की बात की, जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग जैसी सेगमेंट्स की बात की। ये जेम्स एंड ज्वेलरी की स्पेसिफिकली मैं आपसे एक आउटलुक यहाँ पर लेना चाहती हूँ। जब आप कह रहे हैं कि एक्सपोजर जेम्स एंड ज्वेलरी में रहेगा, तो ये एक्सपोजर एग्जैक्टली किस तरीके का रह सकता है इस सेक्टर में? क्योंकि अगर हम ओवरऑल कमोडिटीज़ की बात करें या गोल्ड सिल्वर की बात करें, तो यहाँ पर एक्सपोजर कई फंड हाउसेस का पिछले 10 महीनों में, 1 साल में इंक्रीज किया है। जहां 10%, 15% रखते थे, वहां 20-25% तक भी लेके गए हैं, फिर प्रॉफिट्स भी लिए हैं। और जब लग रहा था कि शायद अब कमोडिटीज से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बहुत चल चुके हैं, अब ये वापस यूएस ईरान टेंशंस के बीच में यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट खासतौर से गोल्ड में काफी देखने को मिला है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोजर की जब आप बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या अप्रोच आपकी रहेगी? तो ये हम कंपनीज देखेंगे इस स्पेस में जो इनका प्रेजेंस है इन द स्मॉल कैप एरिना। तो नॉट डायरेक्टली इनटू कमोडिटीज, बट कंपनीज जो यहाँ पे प्रोसेस करती है, जो ज्वेलरी बनाती है या डायमंड रिलेटेड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज देखती है, तो पूरे वैल्यू चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख पाएंगे कुछ कंपनीज जो आपको अट्रैक्टिव मिलेगी। बट इट इज नॉट डायरेक्टली इनटू कमोडिटीज ऑफ दीज, बट दी derived companies who operate in the space. तो जो small cap companies है within this area, that will be the area of interest for this fund because this will be a pure equity fund. और आपका वैसे व्यू क्या है गोल्ड पर और सिल्वर पर? राइट, सो एज अ हाउस हम मानते हैं कि ये एसेट्स क्लास जो है इनका लंबा साइकिल होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि करीबन 5-7 साल ये एक फेज में रहते हैं, कंसोलिडेशन में रहते हैं, फिर 1-2 साल का बड़ा मूवमेंट आता है। तो लास्ट हमने जो 12-15 महीने में देखा वो काफी बड़ा मूव रहा है, खास करके गोल्ड और सिल्वर दोनों में। बट देन वी सी के एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये वापस एक कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर परसेंटेज रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट। बट हम मानते हैं कि अगर आप थोड़ा सा लंबा व्यू के साथ एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इक्विटीज आपको एक बेटर रिटर्न प्रोफाइल देती है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करके वेल्थ क्रिएशन में मदद करती है। ओके, अच्छा, आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी रहेगी उसके लिए भी क्या कुछ पैरामीटर्स आपने फाइनल किए हैं कि किन किन बेसिस पे आप स्टॉक्स का चुनाव करेंगे? ये सवाल हम हमेशा इस शो में पूछते हैं क्योंकि जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यूएशंस हैं या फिर अर्निंग ग्रोथ है, क्या पैरामीटर्स किस श्रेणी में आप रखते हैं जब आप कंपनी को चुनाव करेंगे इस फंड के लिए? यस, एट अबैकस हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अपने फिलोसॉफी को, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी को कोरली फॉलो करते हैं। प्लस वी हैव अ वेरी यूनिक मीट्स फ्रेमवर्क जिसे हम M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर अर्निंग्स, द सेकंड E फॉर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, T फॉर टाइमिंग और S फॉर स्ट्रक्चरल। तो इन पैरामीटर्स पे हम हर पोटेंशियल कंपनीज को इवेल्युएट करते हैं। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करें तो वी ट्राई टू फोकस ऑन पास्ट हिस्ट्री, द स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस, the return on capital or return on equity these businesses have been done through the management strategy being implemented. उन्होंने कैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी रखी है, तो ये हम पैरामीटर्स मैनेजमेंट के इवैल्यूएशन में रखते हैं। जब हम अर्निंग्स की बात करें तो हम फोकस करते हैं कंपनीज जहां पे 4 से 5 साल में हमें लगता है कि प्रॉफिट डबल हो सकते हैं, मतलब 15 या 17% मिनिमम अर्निंग्स ग्रोथ हम देख रहे हैं यहाँ पे। अक्रॉस साइकिल इन कंपनीज का परफॉर्मेंस हम इवैल्यूएट करते हैं। सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स दैट वी फोकस ऑन। इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, खास करके अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो कई सेक्टर्स है जहां पे लॉन्ग टर्म आपको हेडविंड्स मिलेगी, विच इज इधर मैक्रो और रेगुलेटरी वाइज, जहां पे इनके मल्टीपल्स कंप्रेस होते रहते हैं। तो अगर ग्रोथ भी आ जाती है बट इन्वेस्टर डजंट बेनिफिट बिकॉज जो अर्निंग्स का जो प्रॉफिट पूल है वो कम होते रहता है या उसका मल्टीपल कम होते रहता है। तो ये स्पेस हम थोड़ा से अवॉइड करते हैं। हमारी फिलॉसफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस वैल्यूएशन पे स्टॉक में एंटर करते हैं। तो वेरी सिंपली वी हैव अ कोर बिलीफ कि ग्रेट बिजनेसेस और ग्रेट कंपनी डज नॉट नेसेसरीली मीन ग्रेट इन्वेस्टमेंट आइडिया एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम
क्या प्राइस पे करते हैं अपफ्रंट जब हम इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, उसको हम बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। एंड लास्टली एज फॉर स्ट्रक्चरल, जहाँ पे हम, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे नए सेक्टर्स इकोनॉमी में ऐड होते हैं, तो लास्ट 2-3 ट्रिलियन डॉलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आईटी सर्विसेज आए, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटैलिटी, ये सभी नए नए सेक्टर्स का शेयर बढ़ते रहा। सिमिलरली नेक्स्ट 3-4 ट्रिलियन डॉलर जो इंडियन इकोनॉमी ऐड करेगी, उसमें भी बहुत नए सेक्टर्स आएंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, जेन एआई, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर विद अ वेरी डिफरेंट टेक ओरिएंटेड माइंडसेट। तो ऐसी नए नए अपॉर्चुनिटी हमें मिलती रहेगी, तो उसको हम थोड़ा डीप में एनालाइज करते हैं। हम कोशिश करते हैं वहां पे विनर्स ढूंढने की, क्योंकि जो 1-2 कंपनी वहां पे बड़ा शेयर लेके जा सकती है, और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट कर ले तो आपको काफी लंबा ग्रोथ और रिटर्न का पोटेंशियल मिलता है। तो ये जो मीट्स फ्रेमवर्क है, ये काफी यूनिक है टू अबैकस, and we totally follow it till core, and this to our mind will be a very big differentiator in our stock picking strategy. और आपके हिसाब से अगर कोई एक्सपोजर लेता भी है इसमें, तो कितना मिनिमम टाइम होराइजन लेकर चले, और साथ ही एक पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज एलोकेशन करंट मार्केट के हिसाब से एक स्मॉल कैप फंड में भी रखा जा सकता है? Yes, very important questions again. जब हम स्मॉल कैप की बातें करें तो वेरी क्लियरली इसकी एक इनहेरेंट ट्रेट है, जो इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है या उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा ये मानना है कि उसको नेगेट करने के लिए इन्वेस्टर को थोड़ा लंबा होराइजन रखना चाहिए। 3 से 5 साल मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रखिए इस स्पेस में, जहाँ पे आप आज एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कीजिए, और फिर नेक्स्ट 3 से 6 महीने में जैसे आपको मार्केट आउटलुक इंप्रूव होता दिखे, आप अपने रेस्ट ऑफ द फंड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारा मानना है कि बेटर होगा इन्वेस्टर के लिए अगर आप एक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट पे डिपेंड करें स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे जो विनर्स ढूंढना है वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत बड़ा वाइड सेट ऑफ कंपनीज आपको इवेल्युएट करने पड़ते हैं। With regard to how much portion of your portfolio should be in small cap, again very particular, we'll have to look at each individual investor's portfolio, his age, his time horizon. But generally हमने देखा है कि 25 से 30% आप over a period of time, if you are young enough and you are starting early, तो आप 25 से 30% का portfolio small cap में रख सकते हैं, और एक disciplined investment with a minimum 3-5 year horizon आप आइए और बेनिफिट लीजिए इस एरिया का, जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल इज मच हायर। ओके, और क्विकली रिस्क एपेटाइट कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने कहा, थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है इस स्पेस में, और उसको नेगेट करने के लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आप लंबे समय के लिए मार्केट में बने रहे। हमने देखा है कि अगर आप 5 साल से उससे या ज्यादा आप मार्केट में रहते हो तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिटर्न गोज टू 0, और आपका जो आउट परफॉर्मेंस का भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, थोड़ा लंबे बने रहेंगे इस स्पेस में, तो आपके मार्केट रिटर्न्स काफी बेटर हो सकते हैं, जो आपके वोलेटिलिटी को नेगेट कर देते हैं। ओके, तो ये बात हुई अबैकस के स्मॉल कैप फंड की, जो कि एनएफओ है, और तमाम डिटेल्स इस फंड से जुड़ी हुई संजय ने हमारे साथ शेयर की, क्या अप्रोच रहेगी, कहाँ कहाँ एक्सपोजर रहेगा इस फंड के थ्रू, और कई एलिमेंट्स इसमें इंटरेस्टिंग आपको ऑलरेडी दिखाई दिए होंगे, जैसे कि संजय ने मेंशन भी किया। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो इनका फोकस एरियाज रहेंगे वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे सनराइज सेक्टर्स तो पिक कर ही रहे हैं, लेकिन स्पेशल सिचुएशन वाले एक्सपोजर भी रह सकते हैं, जिसमें वैल्यू अनलॉकिंग शायद डीमर्जर के थ्रू रहे, या पोटेंशियल कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो, प्लस जहाँ पर ग्रोथ रिवाइवल हो रहा है वहाँ भी एक्सपोजर रहेगा, और एक्सपोर्ट बेनिफिशरीज तो शामिल रहेंगे ही। वेल, थैंक यू संजय आने के लिए शो में, और इस एनएफओ के बारे में और अबैकस स्मॉल कैप फंड के बारे में तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही, लेकिन ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।